सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने पहली इकाई की है मातृभूमि कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसका स्वर गायन किया था और उसका भावार्थ हमने देखा था। आज हम कविता 1 हे मातृभूमि की कृतियाँ यहाँ पर हम करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको परिच्छेद दिए जाते हैं। पद्यांश, कविता के पद्यांश होते हैं और पाठ के परिच्छेद होते हैं, तो वह आपको दिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको विभिन्न प्रकार की कृतियाँ होती है वह पूर्ण करनी होती है। तो यह जो कविता है, इसमें कविता को 2 पद्यांश में विभाजित किया गया है, पद्यांश 1 और पद्यांश 2। इस प्रकार हम कृतियाँ पूर्ण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहली जो पद्यांश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, जो पहला पद्यांश है वह शुरू होता है पद्यांश क्रमांक 1, जिसका प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। आपको पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, कृतियाँ पूछी गई है, वह आपको पूर्ण करने हैं। पहले जो पद्यांश है वह यहाँ से शुरू होता है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, से लेकर तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, यहाँ तक यह पहला पद्यांश है। इसकी कृति देखते हैं। कृति 1, आकलन कृति। एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जैसा प्रश्न में सूचना दी जाती है ठीक उसी प्रकार हमें उसका उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखना है तो हमें यहाँ पर एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। तो यहाँ पर उसका उत्तर होना चाहिए कि कवि के जिह्वा पर मातृभूमि के गीत हो, तो उसका उत्तर होगा मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के सपूत। तो यहाँ पर इस कविता में 2 सपूतों के बारे में जिक्र किया है। पहला है श्री राम और दूसरा है कृष्ण। तो उसे हम लिखेंगे, जो मातृभूमि के सपूत, उसका उत्तर होगा श्री राम कृष्ण। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, पूछा गया है कि मातृभूमि के चरणों में हमें इसे नवाना है। तो नवाना का मतलब होता है झुकाना। तो यहाँ पर हमें क्या झुकाना है, शीश झुकाना है। और चौथा प्रश्न है, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। तो मातृभूमि कवि के माथे पर क्या है, चंदन के समान है। तो इसका उत्तर होगा चंदन। इस प्रकार पहली कृति यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पद्यांश में उल्लिखित 2 महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे 2 चरित्र के हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है। और उसका उत्तर होगा श्री राम और श्री कृष्ण। इन 2 भगवानों, यहाँ पर भगवान के नाम दिए गए हैं जो हमें यहाँ पर कृति में लिखनी है। उसके बाद में कृति 2, शब्द संपदा। शब्द संपदा का अर्थ होता है कि आपको शब्द संपदा के अंतर्गत आपको समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन आदि पूछे जाएंगे, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो आपको पहला जो दिया हुआ है इसका वचन बदलना है चरणों। चरणों का वचन होगा चरण और सपूत का वचन होगा सपूतो।
एक वचन में दिया है उसका हमको बहुवचन में करना है सपूतों। माला, माला भी एक वचन में दिया है, उसका बहुवचन होगा मालाएं। और उसके बाद में चौथा दिया है माथे, तो यह बहुवचन में दिया है, इसका हमें एक वचन बनाना है माथा। इस प्रकार हमको वचन बदलकर लिखना है। उसके बाद उसी में अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो लिंग पहचानना है यहाँ पर माला। माला यह क्या है? स्त्रीलिंग है। हम बोलते हैं कि हमने माला पहनाई, माला पहनाया, हम यह नहीं बोलते हैं, इसीलिए क्या होगा, यह जो शब्द है वह स्त्रीलिंग होगी। उसके बाद में चंदन, चंदन यह शब्द पुल्लिंग है। हम बोलते हैं हमने चंदन लगाया, ना कि हम यह बोलते हैं कि हमने चंदन लगाई। तो चंदन यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसके बाद में तीसरा है धूल। धूल यह क्या है, स्त्रीलिंग है। हम बोलते हैं धूल उड़ रही है, तो यहाँ पर हम यह नहीं बोलते कि धूल उड़ रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगी। और उसके बाद में अंतिम शब्द है शीश। शीश यह क्या है, पुल्लिंग है। हम शीश झुकाते हैं, शीश झुकाया कहते हैं, हमने शीश झुकाई यह कभी हम कहते नहीं, इसलिए यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसके बाद में कृति 3 है कविता का भावार्थ। तो कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रथम 6 पंक्तियाँ मतलब कि ये पद्यांश क्रमांक 1 जो है उसका हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो बच्चों आप सभी को पता है यहाँ पर इसका भावार्थ दिया है। तो यह जो भावार्थ है, कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माँ, तेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करना चाहता हूँ। इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, ऐसी मातृभूमि की रज को नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको यह कविता का भावार्थ इतना आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला पद्यांश समाप्त होता है और फिर उसके बाद में हम देखते हैं पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यह जो पद्यांश शुरू होता है, माई समुद्र जिसकी रज को से लेकर देह तुम पर बलिदान में जाऊं, यहाँ तक यह दूसरा पद्यांश होगा। इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं कुछ, आइए हम उसको प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पण करना चाहता है, अर्पित क्या करना चाहता है। तो उसका जो उत्तर है, कवि मातृभूमि के प्रति अपना मन और अपना देह, देह अर्थात शरीर क्या करना चाहता है, वह अर्पण करना चाहता है। तो उसका एक चौखट में हम मन लिखेंगे और दूसरे चौखट में हम देह लिखेंगे। उसके बाद दूसरी जो कृति है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई है, वो अधूरी है, उसे हमें क्या करना है, पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सेवा में तेरी डैश 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 बलिदान में जाऊं। तो आपको कविता के भीतर जो पंक्तियाँ दी गई है वो पंक्तियाँ यहाँ पर उठाकर लिखनी है। तो यहाँ पर है जैसे कि सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह पर बलिदान में जाऊं। यह पंक्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके पश्चात तीसरा जो प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी बोला है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो मातृभूमि के चरण धोने वाला, तो मातृभूमि का चरण धोने वाला कौन है, समुद्र है। तो समुद्र इसका उत्तर होगा। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, तो मातृभूमि यहाँ पर इसका उत्तर है। कवि चाहते हैं कि वो प्रतिदिन मातृभूमि का नाम सुने और लोगों को सुनाए, तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा मातृभूमि। उसके बाद में कृति दूसरी, शब्द संपदा।
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। तो यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो पहला है माता। माता का समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी। दूसरा है देह। देह का पर्यायवाची शब्द शरीर। चरण। चरण का होता है पाँव। और समुद्र, उसका होता है पर्यायवाची शब्द सिंधु। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यय यह शब्द के पीछे लगाया जाता है, वह होता है प्रत्यय। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है बलिदान। बलिदान के पीछे ऐसा कौन सा हम कोई ये लगाएं, वर्ण लगाएं या शब्द लगाएं जिससे एक नया अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो, ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। तो बलिदान में अगर हम ई लगाते हैं, प्लस ई करके लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह बलिदानी हो जाएगा। उसके बाद में पुण्य। पुण्य में हम क्या करेंगे? वान लगा देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? पुण्यवान हो जाएगा। इस प्रकार दूसरी कृति हो गई। अब तीसरी जो कृति दी हुई है परिच्छेद क्रमांक 2 की, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत का अर्थ होता है आपके विचार, आपका मत। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, हर पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको आपका स्वमत पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, तो आपको यह अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या पूछा है? मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना, यानी सभी को जो मनुष्य का जो कर्तव्य है वह मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इसमें आपके क्या विचार है? तो आपका क्या यहाँ पे मत है, आप लिख सकते हो। जैसे कवि ने यहाँ पे बताया है कि कर्तव्य शब्द का मतलब होता है कामों से होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है। जैसे माता पिता और संतान का संबंध, सत्य बोलना आदि। अब माता पिता और संतान, हमारे माता पिता का संबंध हमसे कि कोई किसी के बोलने पर नहीं हुआ है, वह हमारे माता पिता है और हम उनके बच्चे हैं, यह तय है। और इसलिए हम क्या करते हैं? उसे अपने मन से ही निभाते हैं। और जैसे कि सत्य बोलना, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमारा कर्म है, क्यों हमें हमेशा सत्य बोलना ही चाहिए। तो ये शब्द के लिए, इन्हें ऐसे कार्यों के लिए हमें किसी का दबाव नहीं होता है कि नहीं आज से यही तुम्हारे माता पिता है, इनके साथ रहो, ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि जो कर्तव्य है वह हम दबाव में नहीं करते हैं। इसी प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी रज में हम हंसते खेलते बड़े हुए हैं, उसके अन्न जल को ग्रहण करते हैं, ऐसे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। और उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है कि जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारी जो होती हैं, उसका हमको, हमारा जो चरित्र है उसके निर्माण करने के लिए हमें जो हमारी विरासत मिली है, संस्कृति मिली है, पुराने जो लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनसे जो भी हमें संस्कार मिले हैं, उसके द्वारा हम अपना चरित्र, हमारा कैरेक्टर क्या करते हैं? उसका निर्माण करते हैं। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसका साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना की जो बीमारी है यह बहुत तेज़ी से फैल गई है, और जिसकी वजह से हमें, हमारा जो देश है वह इससे लड़ रहा है। देश ही क्या, पूरा विश्व लड़ रहा है। तो हमारे भी हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। हमें ऐसे समय में जब मातृभूमि को हमारी ज़रूरत है, तभी हमको क्या करना चाहिए? आगे आकर उसकी सेवा करना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार पद्यांश पर आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। संपूर्ण कविता पर आधारित एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि मातृभूमि की विशेषताएं। अब यह जो पूरी कविता है यह मातृभूमि पर आधारित है, और इस पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है कि मातृभूमि की कौन कौन सी विशेषता होती है।
तो देखो बस बच्चों, आपको अगर कविता समझी होगी तो आप बहुत सारी यहाँ इसमें से विशेषताएं बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे कि इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। और दूसरा, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। पदरज का अर्थ होता है चरण। समुद्र इसे हमेशा प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। आप क्या कर सकते हैं और लिख सकते हो कि मातृभूमि वंदनीय है। मातृभूमि के गुणगान हमें हमेशा गाना चाहिए। मातृभूमि का तिलक हमें चंदन के समान लगाना चाहिए। इस प्रकार के हम इसमें विशेषताएं लिख सकते हैं। तो बच्चों, आगे आपको भाषा बिंदु दिया गया है। भाषा बिंदु में दिया गया है कि कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं और उनके ऊपर आधारित क्या करना है, आपको उसका नाम लिखना है पहचान कर और उसका एक वाक्य बनाना है। तो पहला यहाँ पर दिया है, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो कृति दी है, नाम लिखना है और दूसरा हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला जो चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। उसका वाक्य है, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। और आखिरी में हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। अर्धविराम अर्थात कि जहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, तो उसका वाक्य है, शालू बच्ची थी अर्धविराम पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। अब यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद का जो चिन्ह है वह है प्रश्न सूचक चिन्ह। उसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे इसका वाक्य हम बना सकते हैं, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। इस प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं। उसके बाद में जो अगला चिन्ह है वह है योजक चिन्ह। छोटा सा जो डैश होता है, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य दिया है, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। दौड़ धूप, इनको दोनों में संबंध बताने के लिए क्या किया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगला चिन्ह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसे विस्मय सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। इसका वाक्य, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि, हम संबोधन कर रहे हैं भगवान मातृभूमि को। यहाँ पर संबोधन देखिए, यह जो चिन्ह है यह आश्चर्य के लिए, विस्मय के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, या फिर घृणा प्रकट करने के लिए, या फिर किसी को पुकारने के लिए यानी संबोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पश्चात हम विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। अगला चिन्ह है एकहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का अर्थ होता है अवतरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वह हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, इसमें जैसे कोई वाक्य हम बोलते हैं और उसको हाईलाइट करना है कि यह इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर राजकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। यहाँ पर कबीर का रहस्यवाद में हम क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं। उसके बाद में जो दूसरा चिन्ह है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह का अर्थ होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको पता होगा, अगर हम किसी से नहीं कुछ बोलते हैं और किसी का वैसा वाक्य जब उठाकर हम लिखते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमको वह वाक्य जो हम वैसा का वैसा बोलते हैं, जैसा कि किसी कवि ने कहा, तो उसने क्या कहा वो लिखने के लिए क्या करते हैं, वो वाक्य को हम यहाँ पर वैसा का वैसा उठाकर लिखते हैं, तो वहाँ पर वो वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे राजा ने पूछा, अब राजा जो कह रहा है वही वाक्य हमने यहाँ पर लिखा है, तुमने क्या किया दानों का, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर हमको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। निर्देशक चिन्ह, जो उसके बाद का जो चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा डैश होता है। जो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा डैश होता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के हमको निर्देश देना, डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि यहाँ पर जैसे वाक्य दिया है, सच ही कहा गया है
बुरे काम का बुरा नतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया है कि किसी ने सच ही कहा है, तो क्या कहा है वो आगे है। बुरे काम का बुरा नतीजा। आप यह भी लिख सकते हैं जैसे कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, वे इस प्रकार हैं। वे इस प्रकार हैं के बाद हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं और उसके नीचे एक एक करके संज्ञा के 5 प्रकारों के नाम हम लिखते हैं। इस प्रकार हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भाषा बिंदु समाप्त होता है। बच्चों, मैं अलग से भी विराम चिन्हों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। आपको यहाँ पर जो दिया गया है कृतियाँ, वह सुंदर एवं स्पष्ट रूप से आपकी कॉपी में लिखनी है। कृतियाँ आपको समझ गई हैं। आपको अब क्या करना है, अपनी कॉपी में इसे अच्छे से उतारना है और सभी को हिंदी की कॉपी बनानी है। उसमें इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कविता जो पहली है मातृभूमि, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखनी है और उसका पाठ परिचय और पद्य संबंधी शब्दार्थ उसके बाद में आपको क्या करना है, यह कृतियाँ स्टार्ट करनी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को हे मातृभूमि पाठ के जो स्वाध्याय की है उसकी जो कृतियाँ हैं वह समझी होगी। धन्यवाद।